प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग दीजिए, नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो देखिए, शुद्ध नाइट्रिक एसिड जो होता है रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। शुद्ध नाइट्रिक एसिड रंगहीन होता है, लेकिन नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह ब्राउन कलर का हो जाता है। NO2 की उपस्थिति के कारण यह ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, यह अम्ल है, तो अम्ल है तो नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में इसको किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, लेकिन जो प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड प्रयोगशाला में जो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है वह 68% होता है, यानी 68% उसमें नाइट्रिक एसिड होता है और 32% वाटर होता है। उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला के लिए तैयार नाइट्रिक अम्ल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, जिसमें 68% नाइट्रिक अम्ल तथा 32% जल होता है। ठीक है, 68% नाइट्रिक अम्ल तथा 32% जल का जो मिक्सचर होता है वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है। वह एक नियत ताप पर बॉयल होता है। ठीक है ना, यह यदि स्किन पर पड़ेगा तो वहां येलो कर देगा। यह स्किन को येलो कर देता है, येलो कर देता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे भौतिक गुण नाइट्रिक एसिड का, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं विघटन, डीकम्पोजिशन। नाइट्रिक अम्ल को यदि स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए, उच्च ताप पर गर्म किया जाए, तो अपघटित होकर के जल ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कह देता है। तो लिख सकते हैं कि उच्च ताप पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर NO2 तथा O2 गैस देता है। रिएक्शन लिख सकते हैं, HNO3 गर्म करेंगे तो अपघटित होकर H2O, NO2 तथा O2 गैस देगा। इसको बैलेंस कर देते हैं।
यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 4 2 6 1 7 यहाँ हो रहा है। चलिए यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 4 हो गया, 2 हो गया, 4 यहाँ 12 हो गया, तो 2 4 दूनी 8 2 10 2 12। ठीक है, यह ब्राउन कलर का गैस होता है। ठीक है, तो उच्च ताप पर गर्म करने पर यह घटित होकर ब्राउन कलर का गैस NO2 देता है और O2 देता है। नाइट्रिक अम्ल को यदि अधिक देर तक खुले में छोड़ दिया जाए तब भी उसका कलर कैसा हो जाता है, NO2 बनने के कारण ब्राउन कलर का हो जाता है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड को लॉन्ग स्टैंडिंग रख दिया जाए, कुछ देर तक खुले में रख दिया जाए तो क्या होगा, ब्राउन कलर का हो जाता है। किसके कारण ब्राउन कलर का होता है, तो NO2 गैस के कारण। तो यहाँ लिख सकते हैं नोट करके, जो कि कंडीशन में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक अम्ल को कुछ देर तक खुले में रख देने पर यह NO2 गैस बनने के कारण ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये IIT में पूछा हुआ है क्वेश्चन के रूप में कि ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग नाइट्रिक एसिड बिकम्स ब्राउन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन। ऑप्शन रहता है NO2 N2O, ये सब रहता है। तो किसके कारण, NO2 गैस के कारण या ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये हमने देखे विक्टर के बारे में। अब दूसरा देखते हैं एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। देखिए नाइट्रिक एसिड जो है, चाहे वह तनु अवस्था में हो, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड आपको समझ रहे हैं, जिसमें वाटर ज्यादा रहता है, जल ज्यादा रहता है, उसको डाइल्यूट कहा जाता है, और जिसमें जल कम रहे उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, तनु हो या सांद्र हो, दोनों ही फॉर्म में, दोनों ही रूपों में यह स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो लिख सकते हैं तनु तथा सांद्र दोनों रूपों में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, चाहे तनु हो या सांद्र हो, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। प्रबल अम्ल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तनु को डाइल्यूट, सांद्र को कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है ना, तनु हो या सांद्र हो, दोनों रूपों में नाइट्रिक एसिड प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए इसे उल्टा करें। अब देखिए, अब अम्ल की तरह व्यवहार करता है तो जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए वह तुरंत जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है। तो कहेंगे कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हम लोग पढ़े हैं आर्हेनियस थ्योरी में कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं,
लेकिन चूंकि H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह जल के एक अणु के साथ तुरंत संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। नाइट्रिक अम्ल भी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, इसलिए यह अम्ल है। जैसे देखिए रिएक्शन, नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में, अब इसका H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो H+ इस इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ जाएगा और बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, और यह हो गया NO3 आयन। यह हो गया हाइड्रोनियम आयन और यह हो गया नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब अम्ल है तो यह भस्म के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, लवण तथा जल, तो इससे भी पता चलता है कि अम्ल है। यहां लिख सकते हैं कि यह भस्म के साथ, भस्म यानी बेस के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaOH भस्म हो गया, प्रबल भस्म है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ यह विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसका H+ और इसका OH- मिलकर H2O निकल जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, क्या बनेगा, KNO3 प्लस H2। ठीक है ना, तो ये अम्ल का गुण होता है कि वह भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। अब अम्ल नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रेट मिलेगा, क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है तो यहाँ क्लोराइड मिलता है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का सल्फेट मिलता है। ठीक है, अम्ल का एक और गुण होता है कि वह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। नाइट्रिक अम्ल भी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, इससे यह पता चलता है कि नाइट्रिक अम्ल में अम्लीय गुण है। तो देखते हैं इसको, यह धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, 2NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2। उसी तरह यदि बाइकार्बोनेट हो तब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, NaNO3 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, किसी भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, ये हम लोग देखे अम्लीय गुण, नोट करिए इसको। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देगा तो दूसरे पदार्थों को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। नाइट्रिक अम्ल भी तनु हो या सांद्र हो, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, दोनों रूपों में नवजात ऑक्सीजन देता है और यह नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि तनु तथा सांद्र, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों रूपों में यह नवजात ऑक्सीजन देता है और यही नवजात ऑक्सीजन देने के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा तो यह वियोजित होगा, घटित होगा, तो देखिए यहाँ H2O, NO2 और नवजात ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना है कि धातु हो या अधातु या उपधातु, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये दो प्रोडक्ट आपका फिक्स हो जाएगा, NO2 और H2O। ये दो प्रोडक्ट बनना ही बनना और उसका नाइट्रेट बन जाएगा। यदि धातु है तो धातु का नाइट्रेट बनेगा, अधातु है तो अधातु को वह ऑक्सीकृत कर देगा ऑक्साइड में और ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बना देगा। लेकिन NO2 बनेगा हर केस में, धातु चाहे अधातु या उपधातु किसी की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो एक प्रोडक्ट हमारा फिक्स हो गया NO2 गैस निकलेगा। और यदि तनु नाइट्रिक अम्ल है तो यह वियोजित होगा जल, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी तनु या सांद्र दोनों नवजात ऑक्सीजन देते हैं और ये नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, इसलिए तनु और सांद्र दोनों अवस्थाओं में, दोनों रूपों में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। किसके चलते? तो ये नवजात ऑक्सीजन के चलते। यही नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, अब इसके जो रिएक्शंस होते हैं उसमें मेन चीज होता है कि कौन सा गैस उत्पन्न होता है। जैसे धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कॉपर के साथ पढ़ेंगे, तो उसमें देखिएगा मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो धातु का नाइट्रेट तो बना ही है और इसमें से कोई एक बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, यानी धातु का रिएक्शन होगा नाइट्रिक अम्ल के साथ तो ये प्रोडक्ट फिक्स है, यह भी प्रोडक्ट फिक्स है, लेकिन इसमें वेरी होगा कब? तो नाइट्रिक अम्ल का यदि सांद्रता चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो यह प्रोडक्ट चेंज होगा। यदि नाइट्रिक अम्ल अति तनु है, वेरी डाइल्यूट है, अति तनु नाइट्रिक अम्ल दे कि जिंक की अभिक्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनेगा? तो जिंक की अभिक्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो पहला प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट ही फिक्स हो गया, जल बनेगा ये भी फिक्स हो गया। अब इसमें से क्या बनेगा? तो अति तनु रहेगा तो अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? किसी भी धातु की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हैं तो ये तीन प्रोडक्ट फिक्स है, ये प्रोडक्ट फिक्स है मेटल नाइट्रेट, जल बनेगा। अब इसमें जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें कौन बनेगा। तो यदि अति तनु नाइट्रिक अम्ल है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो इन दोनों को तो बनना ही बनना है, यहां पर अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। यदि तनु नाइट्रिक अम्ल है और तनु में भी 20% ही तनु है, यानी 20% अम्ल होगा और 80% जल होगा, तो यहां नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। 50% डाइल्यूट हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और यदि सांद्र हो तो सांद्र में सोचना ही नहीं, सांद्र में कोई झंझट नहीं है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो ये प्रोडक्ट फिक्स है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो यह प्रोडक्ट फिक्स है, चाहे यहाँ पर धातु हो या अधातु हो। सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो NO2 बनना है। अब तनु में ही थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि अति तनु होगा तो ये भी फिक्स है, अति तनु होगा लिखा रहेगा अति तनु नाइट्रिक अम्ल तो अमोनियम नाइट्रेट, सांद्र फिक्स है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट डाइल्यूट है, 20% है कि 50%। तो ये प्रोडक्ट मेटल के साथ नाइट्रिक अम्ल का समझे
कि मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, यहाँ जिंक रहेगा तो जिंक नाइट्रेट, कॉपर रहेगा कॉपर नाइट्रेट, आयरन रहेगा आयरन नाइट्रेट, ठीक है ना, H2O बनेगा। अब इसमें से थोड़ा हमको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता क्या कह रहा है। अति तनु कहेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, सांद्र कहेगा तो ये प्रोडक्ट, ये दो फिक्स है। अति तनु पर अमोनियम नाइट्रेट, सांद्र पर NO, ठीक है। अब डाइल्यूशन 20% डाइल्यूट है तो N2O और 50% है तो N, ठीक है। चलिए इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल का, पहले अति तनु नाइट्रिक अम्ल वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यह लगभग 6% डाइल्यूट हो, अति तनु इसको कहा जाता है। तो आपको बताया गया है कि अति तनु जब होगा तो जिंक नाइट्रेट तो बनना है, मेटल नाइट्रेट फिक्स है, वाटर भी फिक्स है, लेकिन यहाँ अति तनु है वेरी डाइल्यूट है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। जिंक का नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करा रहा है, डाइल्यूट 20% डाइल्यूट है, तो आपको बताया गया 20% जब डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। आपके एग्जाम में केवल डाइल्यूट लिखा रहेगा, नाइट्रिक एसिड का जब जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, यहाँ सिर्फ डाइल्यूट दिया रहेगा, हिंदी में तनु दिया रहेगा। तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। यहाँ जिंक के केस में डाइल्यूट कर रहा है मतलब कि वह 20% डाइल्यूट, और सांद्र के साथ तो कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र के साथ तो आप जानते ही हैं प्रोडक्ट फिक्स है, मेटल नाइट्रेट बनना है, जल बनना है, और सांद्र कभी भी होगा किसी भी धातु के केस में, किसी भी अधातु के केस में तो सांद्र यहाँ रहेगा तो यहाँ NO2 फिक्स, इसमें कुछ नहीं सोचना। अति तनु है तो अमोनियम नाइट्रेट, सांद्र है तो NO2 एकदम फिक्स है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। अब थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि यदि तनु कह रहा है तो जिंक के केस में नाइट्रस ऑक्साइड, और यदि कॉपर है तो कॉपर के केस में नाइट्रिक ऑक्साइड, बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ भी ये तनु है, लेकिन यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन में तनु नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है वो 50% डाइल्यूट रहता है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आप रिएक्शन पढ़ते तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाता था, यदि बुक से पढ़ते तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड कह रहा है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड कह रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है। तो हम बिल्कुल आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए बनता है कि उस रिएक्शन में जो डाइल्यूट लिया जाता है नाइट्रिक अम्ल वह 20% ही डाइल्यूट रहता है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर बुक में लिखा जाता है सिर्फ तनु और यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्यों नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो तनु नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है वो 50% डाइल्यूट होता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, NO2। और बाकी सांद्र यहाँ पर है तो NO2 बना, यहाँ भी सांद्र है तो NO2। तो ये क्लियर हो गया। धातु का नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी धातु हो, अति तनु है, कोई भी धातु हो, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो दो प्रोडक्ट फिक्स है, क्या क्या, धातु का नाइट्रेट और जल। अब ये बीच वाला जो प्रोडक्ट है यही वेरी करता है, यदि अति तनु है वेरी डाइल्यूट है तो ये भी फिक्स है कि अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। सांद्र है तभी फिक्स है कि NO2 बनेगा, यहाँ भी सांद्र है तो NO2 बनेगा। लेकिन यदि तनु है तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना, यदि परसेंटेज दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो ध्यान रखना होगा कि जिंक के केस में डाइल्यूट का मतलब 20% डाइल्यूट और तब N2O बनेगा, और कॉपर के केस में 50% डाइल्यूट यानी NO बनेगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो कुछ देर के बाद वे अपनी सतह पर धातु का ऑक्साइड बना देते हैं।
आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम ऐसे धातु हैं कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो उनकी सतह पर धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, और जब धातु का ऑक्साइड बन जाएगा तो पुनः नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, यानी अब वहां पर वो धातु निष्क्रियता दिखाने लगेगा, नाइट्रिक अम्ल के प्रति अभिक्रिया नहीं करेगा, तो उसको पैसिविटी ऑफ मेटल कहा जाता है। तो नोट करके इसको लिख लेते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम जैसे धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कुछ देर बाद अपनी सतह पर धातु के ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जिसके कारण पुनः अभिक्रिया नहीं हो पाती है, पुनः अभिक्रिया नहीं हो पाती है, और तब धातु नाइट्रिक अम्ल के प्रति निष्क्रियता दर्शाता है, इसे पैसिविटी ऑफ मेटल कहते हैं, पैसिविटी ऑफ मेटल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे ये धातु, तो कुछ देर में उनकी सतह पर धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, और जब धातु का ऑक्साइड बनेगा तो पुनः नाइट्रिक अम्ल अटैक नहीं कर पाएगा इस पर, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, यानी अब वह नाइट्रिक अम्ल के प्रति उदासीनता दिखाने लगेगा, निष्क्रियता दिखाने लगेगा, इसी को पैसिविटी ऑफ मेटल कहा जाता है। तो कौन कौन सी धातु हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। इसके लिए ट्रिक है, फेंको निकाल कर सड़ा आलू। ठीक है, आप आयरन बोरे में रखे हों और एक दो आलू सड़ जाए तो धीरे धीरे पूरे आलू को सड़ा देता है, इसलिए जो सड़ा हुआ आलू है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। यही ट्रिक है इसका। फेंको, फे एफी, को सीओ, नी एनआई, कर सिया, आलू ए। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं? ये किसका ट्रिक है? तो पैसिविटी का, पैसिविटी ऑफ मेटल किसके प्रति? तो नाइट्रिक एसिड के प्रति। नाइट्रिक एसिड के प्रति कौन कौन से मेटल पैसिविटी दर्शाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक, फेंको निकाल कर सड़ा। फेर से हो गया एफी, को सीओ, निकाल एनआई, कर सिया, आलू ए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग देखिए कि कुछ धातु जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, आयरन भी कुछ अभिक्रिया करता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो अभिक्रिया तो करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद उनकी सतह पर ऑक्साइड का एक पतला परत बन जाता है, जो फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता है, वह निष्क्रियता दर्शाने लगता है। कुछ ऐसे भी धातु हैं जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ। कुछ अभिक्रिया किए, कॉपर जिंक वगैरह, कुछ अभिक्रिया किए लेकिन कुछ देर बाद पैसिविटी दर्शाने लगे, कुछ देर बाद उनकी सतह पर ऑक्साइड का लेयर बन गया, जिसके चलते फर्दर रिएक्शन रुक गया। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो या तनु नाइट्रिक अम्ल, अभिक्रिया उनसे करते ही नहीं। ऐसे धातु को नोबल मेटल कहा जाता है।
तो नोट कर लेते हैं इसको भी। गोल्ड तथा प्लेटिनम तनु या सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इन्हें नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल कहते हैं। नोबल गैस आप लोग सुने थे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन नोबल गैस है। अब नोबल मेटल भी जानिए। नोबल मेटल कौन कौन है? गोल्ड और प्लेटिनम। ये जल्दी अभिक्रिया करते ही नहीं है, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो भाई ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो ये अभिक्रिया करते हैं एक्वा रेजिया के साथ, अम्लराज के साथ। तो अम्लराज क्या है ये देखें, एक्वा रेजिया, अम्लराज, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। यह गोल्ड तथा प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिश्रण, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। यूं कह सकते हैं कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। यह गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करता है। कि कैसे करता है जरा ये देखिए, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये अभिक्रिया करके देखिए क्या देंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 1 4 है हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हो गया, 2 दूनी 4। Cl 3 है, Cl 1 हो गया और यहाँ 2 3 हो गया। N 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 बैलेंस हो गया। ये हो गया अम्लराज, एक्वा रेजिया। 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब यह जो नवजात क्लोरीन बन रहा है, यही नवजात क्लोरीन क्या करता है कि गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करता है और उनका क्लोराइड बनाता है, और वह क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे गोल्ड और प्लेटिनम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या नाइट्रिक एसिड में या सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल नहीं सकते, नहीं अभिक्रिया कर सकते। लेकिन जब अम्लराज में डालते हैं तो अम्लराज 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, जो नवजात क्लोरीन देता है। यह नवजात क्लोरीन काफी क्रियाशील होता है, जो गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करके उनके क्लोराइड का निर्माण करता है, और ये क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डिसॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए यह जो नवजात क्लोरीन बन रहा है, अब गोल्ड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? AuCl3। अब यह AuCl3 जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डिसॉल्व हो जाएगा और बन जाएगा HAuCl4। इसका नाम है क्लोरो ऑरिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन पर लिखिए। यदि अम्लराज का
गोल्ड के साथ अभिक्रिया लिखना है तो पहले ये रिएक्शन लिख लेंगे तब ये लिखेंगे, क्योंकि ये नवजात क्लोरीन दिया, यह नवजात क्लोरीन जो है यह गोल्ड के साथ अभिक्रिया करके ऑरिक क्लोराइड बनाया, यह ऑरिक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुल करके क्लोरो ऑरिक एसिड देता है। अब प्लेटिनम के साथ कैसे अभिक्रिया होता है ये भी देख लीजिए। प्लेटिनम के साथ प्लेटिनम नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके PtCl4 बनाएगा और यह PtCl4 जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर H2PtCl6, इसका नाम है क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि गोल्ड और प्लेटिनम कैसे अम्ल राज में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो धातु के साथ हम लोग देखें कि धातु को कैसे ऑक्सीकृत करता है। अब देखेंगे अधातु के साथ अभिक्रिया। अधातु के साथ अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, अधातु जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। सल्फर को हम लोग S8 से निरूपित करते हैं, फास्फोरस को P4 से, आयोडीन को I2 से। ये हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। किससे अभिक्रिया करेंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो एसिड बनाएंगे NO2 और H2। ठीक है, अब यहां कार्बन रहेगा तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड, आयोडीन है तो आयोडिक एसिड। ठीक है, क्लियर? कार्बन है तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, यहां लिख दे रहे हैं एसिड की जगह पर आप लोगों को, यहां कार्बन हो गया तो एसिड की जगह पर कार्बोनिक एसिड, सल्फर रहेगा तो एसिड की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस रहेगा तो एसिड की जगह पर फास्फोरिक एसिड, और आयोडीन रहेगा तो एसिड की जगह पर आयोडिक एसिड। ठीक है, अब बाकी ये दो प्रोडक्ट आपका फिक्स है। होता क्या है, थोड़ा मैकेनिज्म समझ लीजिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल कैसे टूटता है ये हम आप लोगों को बता दिए। कैसे टूटता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल? यह टूटेगा तो H2O प्लस NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल टूटेगा H2O प्लस NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। यह नवजात ऑक्सीजन क्या करता है कि इन अधातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है, उनके ऑक्साइड में बदल देता है। जैसे अधातु को यह ऑक्सीजन क्या करेगा कि अधातु के ऑक्साइड में बदल देगा, और ये ऑक्साइड जो है यहां पर जो जल बन रहा है इसमें घुल करके क्या बना लेंगे? तो एसिड बना लेंगे। यही इसका मैकेनिज्म है। इसी तरह से यह रिएक्शन होता है। नाइट्रिक अम्ल सांद्र टूटेगा तो H2O, NO2 और O देगा। यह नवजात ऑक्सीजन इसमें से जो भी अधातु लेंगे उस अधातु को उसके ऑक्साइड में बदल देगा। कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस होगा आयोडीन होगा उसका ऑक्साइड बना देगा, और ये ऑक्साइड जल में घुल करके क्या बना देंगे? एसिड बना देंगे। इसी सिद्धांत पर हम लोग को इनका सभी का रिएक्शन लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यह कार्बन को सब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बोनिक अम्ल में
ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन अभी हम लोग देखे थे कि यह नाइट्रिक अम्ल हो गया सांद्र, टूटेगा तो H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब यह नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या बताया है कि अधातु को उसके ऑक्साइड में बदल देगा। अधातु यहाँ पर क्या है, कार्बन, नवजात ऑक्सीजन इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगा दिया। यह धातु अधातु का 2 ऑक्साइड है, यह इस जल में घुल जाएगा और घुल करके क्या देगा, H2CO3 देगा कार्बनिक एसिड। अब इसको बैलेंस करके जोड़ लेना है। तो चलिए, ये तो बैलेंस है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, यहाँ CO2 यहाँ CO2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, इधर कार्बन प्लस यहाँ 2 से पूरे इक्वेशन में गुणा किए तो 2 दूनी 4 HNO3 हो जाएगा, 4 HNO3। फिर इधर बन गया H2CO3 प्लस 2 से यहाँ गुणा होगा तो 4NO2 प्लस H2 कितना होगा, यहाँ 2 दूनी 4 सॉरी 2 H2 यहाँ पर है और 1 H2 एरो के इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 H2 में से 1 H2 निकल गया, H2 हो गया। अब ये समीकरण आपका पूरी तरह से बैलेंस है। तो देखिए एसिड मिल गया, NO2 मिल गया और H2 मिल गया। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल हम लोग पढ़े कि H2O NO2 और नवजात ऑक्सीजन में टूटता है। यह नवजात ऑक्सीजन जो भी यहाँ अधातु होगा उस अधातु को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगा। तो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाएगा, घुल करके क्या दिया, एसिड दिया। अब इसको जोड़ दें, ठीक है। चलिए सल्फर के साथ रिएक्शन देखिए। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एसेट होता है। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। तो उसी तरह सांद्र नाइट्रिक अम्ल टूटा। अब यह नवजात ऑक्सीजन ये सल्फर को क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस कर लेंगे, 8 सल्फर यहाँ पर है तो 8 लगा दिए, 8 3 का यहाँ 24 हो गया। अब यह SO3 जो है यह जल में घुलेगा और घुल करके H2SO4 बनाएगा। इसको भी यहाँ 8 SO3 है तो यहाँ 8 लगा दिए, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर 24 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ 24 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। देखिए 24 ऑक्सीजन यहाँ कट गया और 8 SO3 कैंसिल हो गया। क्या बचा देखिए, S8 2 से 24 में गुणा करेंगे तो 48 HNO3 और 8 H2SO4, 24 से यहाँ गुणा करेंगे तो 48 NO2 और जल कितना हो गया देखिए, 24 H2 यहाँ है और 8 H2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में से 8 घट गया तो 16 H2। क्लियर? बिल्कुल सेम उसी तरह का रिएक्शन। फास्फोरस से देखिए, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ये रिएक्शन उसी तरह रहेगा। फास्फोरस P4 हो गया, नवजात ऑक्सीजन इसको बदल देगा P4O10, ठीक है। यहाँ 10 ऑक्सीजन चाहिए, चलिए ठीक है। अब P4O10 जो है
या जल में घुलकर क्या देगा, तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 4 फास्फोरस है, यहाँ 4 लगा दिए, 4 यहाँ 12 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 6 हो गया, ऑक्सीजन 10 6 16, 4 4 16, ठीक है। अब यहाँ 10 ऑक्सीजन है तो यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, 10 ऑक्सीजन ये कट गया, P4 और 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा P4 HNO3 कितना हो गया, 10 दूनी 20, 4H3PO4 प्लस 10 दूनी 20 NO2 प्लस H2 देखिए 10 है, इसमें से 6 घटा देंगे तो 4H2। क्लियर हो गया, बिल्कुल एक ही तरह के सब रिएक्शन। इसी तरह आयोडीन के साथ देखिए, यह आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे देखिए आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन इसको ऑक्सीकृत कर देगा I2O5। अब यह जल में घुल करके हाइड्रो आयोडिक एसिड या सिर्फ आयोडिक एसिड इसको पढ़ते हैं। चलिए अब इसको बैलेंस करेंगे, 5 यहां पर लग गया, 5 ऑक्सीजन है तो यहां पर 2 लगा दिए, ऑक्सीजन 5 1 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, I2O5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया इधर I2 प्लस 5 दूनी 10 HNO3, इधर हो गया 2HIO3 प्लस 5 दूनी 10 NO2 प्लस 5H2 इधर है और एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4H2। तो इस तरह का हम लोग रिएक्शन देखे। अधातु के साथ एसिड बना, सब केस में कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस है फास्फोरिक एसिड, आयोडीन है आयोडिक एसिड, NO2 और H2। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। तो धातु अधातु के साथ अभिक्रिया हम देखें। अब उपधातु के साथ अभिक्रिया देखें। उपधातु जो है जिसमें 50% धातु और 50% अधातु, यानी धातु अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वह उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, उसी तरह का रिएक्शन है। नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल टूटेगा तो नवजात ऑक्सीजन देगा। अब यह आर्सेनिक और एंटीमनी जल में घुलते हैं इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यही ध्यान रखना है। आर्सेनिक जल में घुला, ये नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये एसिड बन गया आर्सेनिक एसिड। अब उसको उसी तरह से आप ऑक्सीजन है 5 ऑक्सीजन या 5 से गुणा करके इसको बैलेंस कर दें। फिर एंटीमनी के साथ बिल्कुल उसी तरह नाइट्रिक अम्ल टूटा, H2O NO2 और नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंटीमनी जल में घुल करके और क्या देता है तो एसिड का निर्माण करता है। अब चूंकि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ 5 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लिए तो इस तरह से आर्सेनिक किस में बदल गया, आर्सेनिक एसिड में, और एंटीमनी किस में बदल गया, एंटीमोनिक एसिड में। जिस तरह अधातु एसिड में बदलते थे उसी तरह से ये उपधातु भी संगत अम्ल में बदल जाते हैं। और NO2 और H2 अधातु के साथ भी मिलता था, यहाँ भी NO2 और H2 मिल रहा है। क्लियर? तो ये हम लोग देखिए उपधातु के साथ अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए। यह कुछ यौगिकों को भी ऑक्सीकृत कर देता है चूंकि ऑक्सीकारक है। जैसे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है।
तनु नाइट्रिक अम्ल भी कर देगा और शांत नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा। देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा -2, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। तो -2 से 0 हो रहा है मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि H2S ऑक्सीकृत हो रहा है सल्फर। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है तो स्वाभाविक है कि वाटर होगा इसमें, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और चूंकि डाइल्यूट है इसलिए कौन सा गैस निकलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए हर जगह जहां जहां डाइल्यूट है आप देखिए कि कौन सा गैस निकल रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ भी आप देख सकते हैं। और जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड है देखिए NO2 गैस यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी NO2 निकल रहा है, यहाँ भी NO2 निकल रहा है। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड शांत है तभी सल्फ्यूरिक अम्ल NO2। यहाँ भी आप देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 होगा और यहाँ सल्फर का +2, तो +4 से +6 हो रहा है यानी बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ता है तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है इसको। फेरस सल्फेट फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। फेरस सल्फेट का अम्लीय विलयन लिए, अम्लीय विलयन मतलब कि अम्ल मिला दिए H2SO4, नाइट्रिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए आप फेरिक सल्फेट यहाँ भी बनना है, यहाँ भी बनना है। यहाँ तनु लिए हैं इसलिए यहाँ पर NO बना और यहाँ सांग लिए हैं कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए यहाँ पर NO2 बना। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 होगा, फेरस आयन है, और यहाँ Fe का +3 फेरिक आयन है, तो +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह ऑक्सीकृत कर दिया फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट। तो ये कुछ यौगिकों के साथ अभिक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे सुक्रोज के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सुक्रोज चीनी आप लोग सुने होंगे C12H22O11, यह सुक्रोज का फॉर्मूला है, चीनी जो हम लोग का जिसको कहते हैं। तो सुक्रोज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। नाइट्रिक अम्ल हम लोग जानते हैं कि क्या है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या करते हैं नवजात ऑक्सीजन देते हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल नवजात ऑक्सीजन दिया और यह नवजात ऑक्सीजन सुक्रोज को ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में क्या करता है ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड C सिंगल बॉन्ड C। उसी तरह टोल्यूइन के साथ अभिक्रिया करता है। टोल्यूइन क्या होता है तो जब बेंजीन में CH3 लगा हो तो इसको कहा जाता है टोल्यूइन। बेंजीन रिंग से एक CH3 लगा हो तो यह टोल्यूइन कहलाता है। टोल्यूइन का नाइट्रेशन कराता है, ये रिएक्शन कराता है टोल्यूइन का नाइट्रेशन। टोल्यूइन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ साम्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराना टोल्यूइन का नाइट्रेशन कहलाता है। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा तो देखिए यहां पर जहां देखिए HNO3 जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2। अब यहाँ जहां जहां हाइड्रोजन है जैसे 2 ये पोजीशन यहां से लेंगे तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, दूसरे चौथे और छठे का कार्बन से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH के साथ मिलकर के क्या निकल गया H2। यहां भी एक हाइड्रोजन एक 3 यहाँ पर 3 HNO3 है तो 3 OH होगा। अब यहाँ पर 3 2 4 और 6 से एक एक हाइड्रोजन एक एक OH के साथ मिलकर के H2 निकल जाएगा और यहाँ तीनों जगह पर यहाँ पर क्या लग गया NO2 लग गया। अब इसका नाम क्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 है, तो दूसरे पर नाइट्रो है, चौथे पर नाइट्रो है, छठे पर नाइट्रो है, तो 2 4 6 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, और ये बेंजीन में CH3 लगा है तो टोल्यूइन 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। इसको TNT भी कहा जाता है। यह हाईली एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ही यह विस्फोटक होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में TNT बनाने में इसका यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन कराया जाए यानी ग्लिसरॉल की अभिक्रिया
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का 3 अणु यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसको भी कहा जाता है नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, नाइट्रेशन, ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन। देखिए यहाँ से H और OH मिल CH2OH CHOH CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल, यह हो गया ग्लिसरॉल। तो इसका H और इसका OH मिलकर H2O निकल गया, यहाँ से H2 3 H2O निकल गया। अब NO2 अगर यहाँ पर लग जाएगा तो CH2ONO2 CHONO2 CH2ONO2, देखिए CH2ONO2 CHONO2 और CH2ONO2, यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप लग गया तो यह हो गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह बहुत ही विस्फोटक होता है। इसका उपयोग डायनामाइट में किया जाता है। डायनामाइट आप लोग सुना होंगे, डायनामाइट में इसका उपयोग किया जाता है। डायनामाइट में एक विशेष तरह की मिट्टी होती है, उसमें इस एक्सप्लोसिव को मिला करके, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को मिला करके और उसको विस्फोटक बनाया जाता है। ये काफी विस्फोटक होता है। तो ये हम लोग देखें नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस। अब नाइट्रिक एसिड का उपयोग, तो पहला TNT, अभी हम लोग देखे थे इसके पहले कि टोलुइन का नाइट्रेशन कराने पर ट्राई नाइट्रोटोलुइन प्राप्त होता है। तो TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डायनामाइट इत्यादि विस्फोटकों के निर्माण में, डायनामाइट में किसका उपयोग होता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है डायनामाइट बनाने में। फर्टिलाइजर के निर्माण में नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है। आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क बनाने में, गोल्ड तथा प्लेटिनम के शुद्धिकरण के लिए एक्वा रेजिया बनाने में। अभी हम लोग देखे थे कि एक्वा रेजिया क्या होता है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया बनाने में इसका यूज होता है। और एक्वा रेजिया का क्या यूज है, तो गोल्ड और प्लेटिनम के शुद्धिकरण में, गोल्ड और प्लेटिनम से यह रिएक्शन करता है। तो ये हम लोग देखिए नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया और उपयोग। अब पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसका ये आंसर है, और आज के लेक्चर पर आधारित ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको जो पढ़ाया गया है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। और आशा है कि यदि पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, नोट करते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप देंगे। और तब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी जो है सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की नहीं, 12th के साथ साथ जेईई और नीट स्टैंडर्ड की भी हो रही है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन नीट 2016 का क्वेश्चन है, और यह भी जेईई 2016 मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आशा है कि आप सब आसानी से बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। आप चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिले। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7909087935 पर, ये कांटेक्ट नंबर है। या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9973017626, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें कि 11th के जो बच्चे हैं, 11th के बच्चों के लिए स्पेशल बैच हम शुरू कर रहे हैं। लाइव ऐप द्वारा उनका स्पेशल क्लास शुरू होने जा रहा है। तो जो भी 11th के बच्चे हैं वे हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या इस पर व्हाट्सएप द्वारा जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करके और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और तब उनका लाइव क्लास ऐप के माध्यम से चलाया जाएगा। तो जो भी बच्चे 11th के हैं या सीबीएसई बोर्ड के जो 12th के बच्चे हैं वे हमसे व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर जुड़ सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7909087935। ये व्हाट्सएप नंबर 9973017626, इस पर कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और क्लास का, ऑनलाइन क्लास का घर बैठे फायदा ले सकते हैं। क्योंकि देखो बाबू, ऑनलाइन क्लास ही अभी उपाय है,
कोरोना महामारी के जो संकट में ऑनलाइन क्लास में पाया है, और सिलेबस भले बोर्ड कट कर रहा है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पूरा सिलेबस डिटेल में, जैसे अभी आपको नाइट्रिक एसिड पढ़ाया गया तो इतना सिलेबस में नहीं था, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा आपको इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपका तैयारी कंपटीशन लेवल का। तो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम कब हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अभी से जुड़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। यदि अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको अब से भी लग जाना पड़ेगा। वही बात 11th के बच्चों के साथ भी है। 11th के बच्चों का भी समय समय पर एग्जाम होगा, फिर 12th में जाएंगे, तो टाइम वेस्ट करने से आपको नुकसान है। आप कंपटीशन के लायक नहीं रह पाएंगे यदि टाइम वेस्ट करेंगे तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़े। और ये नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, क्लास, आप कहाँ से आते हैं, बिलोंग करते हैं, ये डाल करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था की जाएगी। थैंक यू।